कल रमज़ान का महीना शुरू हो गया और सब ने अपने कल्चर और ट्रेडिशन के मुताबिक एक दूसरे को मुबारकबाद दी। लेकिन बावजूद उसके ये रियलाइज़ किया कि इस बार रौनक उतनी नहीं है जितनी पहली हुआ करती थी। ज़ाहिर सी बात है कि इतने एक हेल्थ केयर क्राइसिस में कोई फेस्टिवल कितना ही पुररौनक हो सकता है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है लगभग 1400 साल में कि एक ग्लोबल स्केल के लॉकडाउन पे रमज़ान का महीना आ रहा है। जब ये कोविड-19 रिलेटेड लॉकडाउन का इम्पैक्ट ज़िंदगी के हर पहलू के ऊपर हो रहा है, तो रमज़ान जैसा फेस्टिवल इससे अनअफेक्टेड तो रह नहीं सकता। रिलीजियस जो प्रैक्टिस है और रिक्वायरमेंट है किसी भी एस्पेक्ट में, वो रमज़ान हो या कोई भी और चीज़ हो या किसी भी दूसरे रिलीजन पे हो, उस पे शायद बहुत ज़्यादा इसका अफेक्ट ना हो, क्योंकि हर रिलीजन एक अपना इंटरनल कोड प्रोवाइड करता है कि आप डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में एडजस्टेबिलिटीज़ किस तरह से बना सकते हैं। लेकिन इसका कल्चर पे और इकानमी के ऊपर मैसिव इम्पैक्ट होगा। इसके बारे में मैं आज आपके साथ बात करूंगा। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। अब मैंने इकानमी को भी बीच में लाया और रमज़ान की बात कर रहे हैं। मैं ना तो मौलवी हूँ ना इकानमिस्ट हूँ। आप अपनी एहतियात कर लें, आप मुझे कितना सुनना चाहते हैं और कितना मानना चाहते हैं। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कह दूँ कि अपने जर्नलिस्टिक परसूट्स में जब भी लिखता हूँ या बोलता हूँ, मेरे जहन में हमेशा एक डाइवर्स ऑडियंस का एक इमेज रहती है, और ये भी ख्याल रहता है कि मेरे सुनने वालों में और पढ़ने वालों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, लेवल ऑफ नॉलेज, असेसमेंट और एनालिसिस मुझसे कई ज़्यादा होगा। लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे जो और जानना चाहेंगे। तो लिहाजा जो क्विक बैकग्राउंड है उन लोगों के लिए, ख़ास करके जो रमज़ान को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ये 609 सीई यानी कॉमन एरा की बात है, जब कुरान को रिवील किया गया था प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, प्रॉफिट मोहम्मद पे। और ये बाई पार्ट्स रिवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, ये 632 एडी तक चलता रहा, जब कुरान मुकम्मल हुआ और उसके बाद उसके जो इंटरप्रिटेशंस हैं बहुत सारी वो आने लगी। लेकिन जब ये पहली बार रिवील हुआ था तब ये रमज़ान का महीना था। तब से लेकर आज तक मुसलसल एक डेडिकेशन, एक कमिटमेंट, एक प्योरिटी का पूरा महीना इसको ऑब्ज़र्व किया जाता है। हम लोगों को देखते हैं और वो देखते हैं कि वो भूखे रहते हैं दिन में। वो भूखे रहना यानी रोज़ा रखना, दिस इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ द ओवरऑल रिक्वायरमेंट ऑफ, आपने एब्स्टिनेट करना है, सारी चीज़ों से आपने परहेज़ करना है, आपने बिल्कुल एक अच्छा इंसान बन के रहना है। खाने का तो सुबह जो सबसे पहली किरण जो सुबह की है, उससे पहले आपने अपना खाना खाना है, जिसको सहूर भी कहा जाता है, सहरी भी कहा जाता है, और मुख्तलिफ कल्चर में डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है। और दिन भर आपने पानी की घूंट तक नहीं पीनी, कोई चीज़ नहीं खानी है। और सूरज गुरूब होने के बाद जो मील लिया जाएगा उसको इफ्तार कहा जाता है। दिन भर में भी, रात में भी इबादत और कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं प्रेयर्स की, वो वैसे की जाती हैं। ये तो रहा एक रिलीजियस एस्पेक्ट और रिक्वायरमेंट इस मंथ लॉन्ग फेस्टिवल का। लेकिन रिलीजन की इम्पॉर्टेंस, मज़ा तभी आता है जब वो कल्चर के साथ ब्लेंड कर जाता है, जब वो कल्चर के साथ ब्लेंड करता है और फिर वो सिविलाइजेशंस को खूबसूरत बना देता है। हमारे जो साउथ एशियन रीजन है ख़ास करके, यहाँ पे दुनिया भर के जो लगभग 1.85 बिलियन मुसलमान जो पूरे दुनिया में रहते हैं, विच इज़ अराउंड 2.5% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन, उसके 31% लोग साउथ एशिया में रहते हैं। और दुनिया भर के जितने भी मुसलमान हैं उनमें से लगभग 12% मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो कल्चरल एस्पेक्ट है रमज़ान का, उसका हम पूरा लुत्फ़ नहीं ले सकते, क्योंकि साउथ एशिया में एक जनरल ट्रेंड है कि रिलीजन को लेकर हम रिलीजन को थोड़ा सा हाई हो जाते हैं और कल्चर को लेकर थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं। कल्चर को हम रिलीजन के साथ इंटीग्रेट करके उसका एंजॉय भी नहीं कर सकते, उसको लर्न भी नहीं कर सकते और उसके फ़ायदे भी नहीं ले सकते। तो लिहाजा आपको वो पूरी फीलिंग नहीं आ सकती कि कल्चरल जो एस्पेक्ट है, जो रौनक लगती है रमज़ान के महीनों में, वो किस किस्म की होती है। यानी अगर आप दिल्ली में हो तो लटियंस दिल्ली में जो एलीट है वहाँ का, उसको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि रमज़ान किस तरह से गुजारा जाता है, जब तक वो जामा मस्जिद के इर्द गिर्द की जो शैंटीज़ हैं वहाँ पे आकर ना देखें। टीवी पे पॉपुलर मीडिया कल्चर में पहले बहुत ज़्यादा आया करता था, अब बहुत कम है। लेकिन डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट इसका एक महीनों पहले एक बहुत ज़्यादा जो
एक फेस्टिवल की तैयारियां हैं वो शुरू हो जाती हैं, मार्केट्स सज जाती हैं। मुझे बहुत सारा मौका मिला वेस्ट से लेकर ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया तक मैंने देखा। कई जगहों पे मैं रमज़ान के दिनों में भी मुझे रहने का मौका मिला, लेकिन शॉर्टली बिफोर रमज़ान यानी कल सुबह रमज़ान का पहला रोज़ा शुरू हो रहा है और आज शाम को मेरी वापस फ़्लाइट है। ऐसा बहुत सारा हुआ, बहुत सारी कंट्रीज़ में मैंने देखा। और किस किस्म की मार्केट्स जो हैं वो सजाई हुई होती हैं, क्या मार्केट्स में मूवमेंट होती है, दुनिया भर से लोग आए हुए होते हैं, चहल पहल हो रही होती है। वो जाहिर सी बात है कि इस बार पूरी दुनिया में वो मिस हुई है, वो पूरी दुनिया में उस तरह से नहीं हो रही है। अब जब ये इस किस्म की जो मार्केट की एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली मार्केट इज़ ड्रिवन बाय द इकानमी, तो उसके पीछे जो इकानमी है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट हो रहा होगा। रमज़ान को लेकर वेस्टर्न वर्ल्ड में और भी जो एकेडमिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा क्यूरियासिटी है, मेडिकल वर्ल्ड में, साइंस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा क्यूरियासिटी है। इसमें हर साल हर आए साल नई स्टडीज़ होती रहती हैं, इसके नए एस्पेक्ट को लोग स्टडी करते हैं। बहुत सारी स्टडीज़ हमारे पास ऐसी मौजूद हैं जो कहती हैं कि रमज़ान का महीना एक स्लो डाउन ट्रिगर करता है। यानी अगर आप हर दिन में आप देखें 2 या 3 घंटे आप एब्सटेन करते हैं अपने काम से बिकॉज ऑफ जो रमज़ान की इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, या भूख ज़्यादा लगने की वजह से, या इफ्तार के वक्त की वजह से आपको काम स्किप करना पड़ता है, उसको अगर महीने में और साल के ऊपर आप डिस्ट्रीब्यूट करके देखें, लगभग 2.5% आपका जो है वो स्किप हो जाता है, जो वर्क प्लेस पे आपकी कंट्रीब्यूशन होती है। उसका जाहिर है कि एक इकानमी के साथ भी रिलेशन होता है, बट ये है रमज़ान के महीने के दौरान क्या होता है। और जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, ख़ास करके इस्लामिक इकानमीज़ हैं, वो इसकी इंटरनल रीएडजस्टमेंट करती हैं ताकि इसके स्लो डाउन के इम्पैक्ट्स इमीडिएट ना हो। लेकिन बावजूद इसके एक इकानमी में सर्ज ट्रिगर होता है रमज़ान की वजह से, और वो रमज़ान से जो पहले के दिन होते हैं, कई हफ्ते होते हैं जिसमें इन्हांस शॉपिंग होती है और कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं, दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक मोबिलाइजेशन। उसमें पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है, ख़रीदो फरोख्त होती है, लोग पैसा खर्च भी करते हैं और पैसा कमाते भी हैं। जैसे मैं पहले कह रहा था कि हमारे यहाँ पे क्योंकि मज़हब को हमने इतना ज़्यादा सीरियसली लिया हुआ है कि कल्चर को हम उसके इर्द गिर्द आने नहीं देते, हम उसका पूरा लुत्फ़ नहीं ले सकते। बाकी मुल्कों में मैंने देखा है, जैसे यूरोप, वेस्टर्न यूरोप में या यूके में, बहुत सारी कंट्रीज़ में जहाँ पर रमज़ान का दिन बहुत लंबा होता है, सूरज कब आ रहा है कब गुरूब हो रहा है उसका एक डिफरेंट सिस्टम होता है। वेस्टर्न यूरोप, यूके और नॉर्डिक कंट्रीज़ में ख़ास करके मैंने खुद एक बार रोज़ा था जब मैं यूके में लंदन में, तो आप इफ्तार के लिए बैठे हैं, अगर महफिल है, इफ्तार करने के बाद नमाज हुई, गपशप हुई और बैठे बैठे वहीं पे सहरी का वक्त आ जाता है, तो वो एक ही बार निपटा के। नॉर्डिक कंट्रीज़ में और ज़्यादा, आइसलैंड में ख़ास करके आप देखिए 22 घंटे का रोज़ा हो जाता है। इन बहुत सारी कंट्रीज़ में जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ट्रैवल करना चाहते हैं ईस्ट की तरफ, और अगर छुट्टियां भी अवेलेबल हों, अफोर्डेबिलिटी भी हो, तो वो ईस्ट की तरफ आना चाहते हैं ताकि जहाँ पे शॉर्टर डेज हों वहाँ पे वो स्पेंड कर सकें अपना टाइम, वहाँ पे रोज़ा रख सकें। मिडल ईस्ट में, अरब कंट्रीज़ में जहाँ पे लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो लेसर हॉट कंट्रीज़ में यानी थोड़ी ठंडे मुल्क हैं, वहाँ पे जाकर रोज़ा रखना शुरू करेंगे। और विद इन द कंट्रीज़ भी इसी किस्म की मोबिलाइजेशन होती है, जिससे एक ट्रैवल इकानमी है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। एक स्टडी है रॉयटर्स फाउंडेशन का, एक ग्लोबल इस्लामिक इकानमी को लेकर एक स्टडी है। वो कहती है कि एक इस्लामिक कॉमर्स नाम की चीज़ होती है इस दुनिया में, जो इस तरह से तो एक वेल डिफाइंड चीज़ नहीं है, लेकिन इस्लामिक कॉमर्स इस तरह से है कि जब जो मार्केट्स में इनोवेशन जब बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो कंज्यूमर्स में कॉन्शियसनेस भी बहुत ज़्यादा आ रही है। जो मुस्लिम लोग होते हैं, मुस्लिम बायर्स होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो बहुत सारी चीज़ों का एहतियात रखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने रमज़ान के दिनों में ट्रैवल करना है, महीना भर के लिए आप किसी रिजॉर्ट पे या होटल में रहना चाहेंगे, तो आप इंश्योर करेंगे कि वहाँ पे पोर्क, लिकर वगैरह ऐसी चीज़ें सर्व तो नहीं होती। तो लिहाजा ट्रैवल इंडस्ट्री ने भी पूरी दुनिया में एक नई फॉर्म ऑफ ट्रैवल इन्वेंट किया जिसको बोलते हैं हलाल ट्रैवल। कॉस्मेटिक्स में आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। आपको बड़े बड़े मॉल्स हैं, लंदन के हैरड्स में देख दें या कुआलालंपुर के वर्ल्ड ट्रेड टावर में आप देख लें, आपको एक्सपेंसिव लिपस्टिक्स मिलेंगी और आपको अलग से काउंटर्स मिलेंगे जहाँ पे लिखा हुआ होगा कि ये हलाल कॉस्मेटिक्स यहाँ पे अवेलेबल है। यानी वहाँ पे इंश्योर है कि किसी ऐसा एनिमल एक्सट्रैक्ट या ऐसी कोई चीज़ जिसमें मुस्लिम्स को ऑब्जेक्शंस हो सकती हैं, वो उसमें यूज़ नहीं की जाती है।
फूड को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है। आप बहुत सारी चीज़ें जो बाज़ार से खरीदते हैं, उनके लेबल्स के ऊपर आप देखिए, आपने ग्रीन वहाँ पे एक स्टिकर लग जाता है, जिसमें ये इंश्योर कर दिया जाता है कि ये एक हलाल फूड है। और फिर उसके बाद बहुत सारा जैसे आर्ट वर्क है, आर्किटेक्चर है, हाउसिंग का है, फर्निशिंग का है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको फॉर एग्जांपल कारपेट इंडस्ट्री है। कारपेट हैज़ एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद रिलीजन, लेकिन आप पर्शिया से लेकर कश्मीर तक या यूपी में मिर्ज़ापुर में आप कहीं पे जाएंगे, वहाँ पे आप कारपेट्स देखेंगे, यू आर मोर लाइकली टू कम अक्रॉस ए मुस्लिम वीवर। आर्ट वर्क होता है, और ये कुल मिला के ये सारी चीज़ें एक इस्लामिक कॉमर्स का हिस्सा बन जाती हैं। और एक 2015 की स्टडी है, उसमें जो पहले उन्होंने जो 4 साल के या 5 साल के जो डाटा है उसको स्टडी किया, और उसके बाद जो है इकानमी किस तरह से मूव करेगी दुनिया में, उसको स्टडी किया, और उसके मुताबिक उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि 2021 में, यानी इस बार 2020 है, इसके बाद का जो साल है 2021 में, जो इस्लामिक कॉमर्स है इसका एक जो ग्लोबल साइज होगा वो 3 ट्रिलियन का होगा। अब ये जो 3 ट्रिलियन का जो ये साइज होता है, ये तो एक एनुअल इकानमी जो पूरा साल चलती रहती है, इसके ऊपर इम्पैक्ट होता है जो रमज़ान के महीने में और प्री रमज़ान, यानी 1 या 1.5 महीना रमज़ान से पहले, जब प्राइसेस जैकअप होती हैं या कंसेशन दी जाती हैं या सेल्स लगती हैं या इन्हांस शॉपिंग्स होती हैं। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जैसे रमज़ान इज़ वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, इसी तरह से ज़कात, जो चैरिटी देना, वो भी 5 पिलर्स में से एक है। नमाज है, हज है, ज़कात भी उनमें से एक है, चैरिटी देना। अब जब ये पेंडेमिक है, इस वक्त लॉकडाउन है, चैरिटी की जितनी जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस हैं कि आप किसी तक रीच आउट कर सकें, दे सकें, वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इन्वेंट किया है कि वो ऑनलाइन चैरिटी कर दें, लेकिन हम तो ज़ाती तौर के ऊपर फिज़िकली ही किसी को प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी अफेक्ट होगी। लिहाजा एक इकानमी का और पार्ट जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। तो जैसे दिवाली में आपने देखा, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप अंडरस्टैंड करें, कि दिवाली के पहले जो 1 महीना होता है, वो जो मार्केट का मूड सेट करता है, ट्रेंड सेट करता है, साल भर जो है आपका जो मार्केट का लगभग जो इम्पैक्ट है उसके ऊपर उसी तरह से रहता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, कि दिवाली से पहले आपकी किस किस्म की शॉपिंग, किस किस्म की ख़रीदारी, किस किस्म की प्रोडक्शन आपकी हुई, आपने मुनाफा क्या कमाया। इसी तरह से ये ग्लोबल स्केल के ऊपर रमज़ान और रमज़ान से लगभग महीना भर पहले जो 2 महीने हैं, अगर इसका बिज़नेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया तो साल भर उसका इम्पैक्ट रहेगा। कुछ क्विक डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये जो मुस्लिम कॉमर्स है, मुस्लिम सोसाइटीज़, कम्युनिटीज़, कंट्रीज़ का जो रिलेटेड जो कॉमर्स है, जिसको अलग से डिफ़ाइन करते हैं इकानमिस्ट, इसका कंपोनेंट क्या है ग्लोबल इकानमी में। कहते हैं कि फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर 7,000 बिलियन डॉलर का खर्चा एक साल में जो ग्लोबल स्पेंडिंग है वो होती है, और मुस्लिम इकानमी में उसका 2,000 बिलियन डॉलर मुस्लिम इकानमी में हो जाता है। ये बड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट है। और ट्रैवल पे लगभग 1350 बिलियन डॉलर्स ट्रैवल के ऊपर एनुअली स्पेंड किए जाते हैं। और जो मुस्लिम स्पेसिफिक जिसको हलाल ट्रैवल कहते हैं, उसमें 243 बिलियन डॉलर्स उसके ऊपर खर्च होता है। फैशन इंडस्ट्री 2200 बिलियन डॉलर्स की मानी जाती है, लेकिन जो उसका जो मुस्लिम कंपोनेंट है दैट इज़ बिलीव टू बी 243 बिलियन डॉलर का। यानी आप वो हिजाब देखते हैं, अबाया देखते हैं, और मुसलमानों के बहुत सारे स्पेसिफिक ड्रेसेस होते हैं। जैसे मैंने हमेशा कहा, इसका रिलीजन में कोई कोड नहीं, लेकिन कल्चरल इंपॉर्टेंस है। आप मलेशिया में जाएं, आपको अलग किस्म का, इंडोनेशिया में मुख्तलिफ किस्म के ड्रेसेस मिलेंगे, सेंट्रल एशिया में और हैं, और अरब कंट्रीज़ में एक डिफरेंट आपको रिक्वायरमेंट मिलेगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मीडिया, यानी जो मीडिया प्रोडक्शन होती है टेलीविज़न के ऊपर, ऑनलाइन मीडिया के ऊपर, या एंटरटेनमेंट के ऊपर, टीवी शोज़ के ऊपर, फिल्म्स के ऊपर, सिनेमाज़ के ऊपर, साल में जो ग्लोबल स्पेंडिंग होती है वो लगभग 3600 बिलियन डॉलर्स की मानी जाती है कि ग्लोबल स्पेंडिंग होती है। उसमें 262 बिलियन डॉलर्स ऐसा मीडिया के ऊपर स्पेंड किया जाता है जो मुस्लिम सोसाइटीज़ के लिए टारगेटेड होता है। जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ ये एक्सक्लूसिवली मुस्लिम सोसाइटीज़ के लिए नहीं, आप सब के लिए है। और फार्मा इंडस्ट्री 1200 बिलियन डॉलर्स की है, और इसमें जो
जो मुस्लिम सोसाइटीज़ कंज्यूम करती हैं या हलाल मेडिसिन जिसको बोला जाता है, वो $132 बिलियन है। कॉस्मेटिक्स का मैंने पहले जिक्र किया था, $750 बिलियन है, और उसमें से $81 बिलियन जो सिर्फ है वो मुस्लिम सोसाइटीज़ के ऊपर कंज्यूम हो जाता है। मेरे ख्याल से ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि लगभग 180 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जिनमें मुस्लिम्स किसी न किसी तादाद में रहते हैं, चैरिटी को इम्पैक्ट करते हैं, बिज़नेस को करते हैं, इकानमी को इम्पैक्ट करते हैं। एक स्टडी मैं देख रहा था, उसमें जो जो ज़ाहिर है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो मुस्लिम्स हैं वो काफ़ी वेल्दी भी हैं ज़्यादातर। अमेरिका में फॉर एग्ज़ाम्पल जो चैरिटी जिस तरह से बताया जाता है कि 2.5% आपने अपने इनकम का गिव अवे करना है, गरीब लोगों में बांटना है, जो लेस लाइकली हैं, जिनके पास ऐसे इनकम्स नहीं है, उनमें आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक स्टडी कहती है कि अगर अमेरिका में ऑनेस्टली जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं उनकी अर्निंग्स हैं उसकी बेसिस के ऊपर अगर वो चैरिटी गिव अवे करना शुरू कर दें, तो दैट विल बी $3.4 मिलियन जो है वो एक महीने में चैरिटी दी जा सकती है। अब ये डिपेंड करता है ये कि कौन कितनी चैरिटी देता है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि ग्लोबल सतह के ऊपर रमज़ान रिलीजन है, उसके बाद कल्चर है, इकानमी को कैसे इम्पैक्ट करता है। इसको कंक्लूड करने से पहले मैं एक आध क्विकली चीज़ मैं कहना चाहूँगा मैं, कि वो आपको ऑलरेडी आई अज्यूम कि आपको सबको उसका पहले ही पता है कि ये ग्लोबल स्केल का हेल्थ केयर क्राइसिस है। हम अपने मोहल्ले में जब देखते हैं कि खजूर नहीं हमें अच्छी मिली तो हम इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनको खाना ही नहीं मिल रहा है। अगर हमें पानी पीकर या कुछ और खाकर रोज़ा खोलने का मौका मिल रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये कि रोज़ा आप क्या स्किप कर सकते हैं या नहीं। रोज़ा आप स्किप नहीं कर सकते, इसमें कुछ जो कंडीशंस हैं वो दी हैं। आप एज्ड हैं, इन्फर्म हैं, आप प्रेग्नेंट हैं या आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उस सूरत में आप रोज़ा स्किप कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको साल भर में उसको कैसे कॉम्पनसेट करना है उसके लिए भी गाइडलाइंस हैं। लेकिन अगर आप वाकई में ही ऐसे समझते हैं कि आपके कंटिन्यूसली रोज़ा रखने से आपकी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये याद रखिए कि इस कोविड के लॉकडाउन और रेस्ट्रिक्शंस के चलते हुए शायद आपको हॉस्पिटल में प्रॉपर अटेंशन जो नॉर्मल डेज़ में मिलती है वो इस रमज़ान के दौरान, कोविड के दौरान आपको ना मिल सके। आप अपने लिए अपने बेहतर फ़ैसले खुद ले सकते हैं। आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रमज़ान की फिर से सबको बहुत बहुत मुबारकबाद।